जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में मृदा यानी कि मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक लेकर आए हैं। तो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि रेगोलिथ। तो जो चट्टानों के टूटे हुए छोटे छोटे कण होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, तो रेगोलिथ कहा जाता है। प्रश्न निकल कर आता है कि चट्टानों के छोटे टूटे हुए कण कहलाते हैं, तो रेगोलिथ कहलाते हैं। इसके बाद ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या कहलाता है, वृक्षों के सड़े गले पत्ते एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और जब ह्यूमस और रेगोलिथ ये दोनों मिल जाते हैं और एक जटिल मिश्रण बनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। तो ये आप याद रखोगे कि मिट्टी का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, तो रेगोलिथ और ह्यूमस से मिलकर के होता है। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। मिट्टी का वर्गीकरण, तो प्रकार जानते हैं कि मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो इनको बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, तो जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है वह कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। यह कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 7.7 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया पर पाई जाती है। अगर बात की जाए कि जलोढ़ मिट्टी का कुल मृदा का कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो कुल मृदा का 24%, 24%। तो कुल मृदा का जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत बनाती है, 24% बनाती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल कितना है, तो 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि प्रतिवर्ष नदी बाढ़ द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाती है, परिणामतः इसकी उर्वरता का नवीनीकरण होता है। तो नदी के द्वारा कौन सी मृदा का उर्वरता का नवीनीकरण होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है। कणों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, किसको, जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी को कणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, बलुई मिट्टी जो कि 0.3 mm की होती है, सिल्ट जो कि 0.2 mm की होती है, और चीका जो कि महीन कण होते हैं। यहाँ से प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलोढ़ मिट्टी का भाग है या भाग नहीं है। तो ये याद रखोगे आप, 3 आधार होते हैं, बलुई मिट्टी, सिल्ट और चीका। जब इन तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो दोमट मिट्टी का निर्माण किन किन से होता है, तो बलुई मिट्टी, सिल्ट और चीका से होता है। जो दोमट मिट्टी है इसका विस्तार भारत में कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के मैदान हैं, गंगा के मैदानों में दोमट मिट्टी का विस्तार भरपूर मात्रा में है। अगर बात की जाए राज्य, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सर्वाधिक जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वह कौन सी मृदा से भरपूर हैं, तो दोमट मृदा से भरपूर हैं। अब बात करें कि दोमट मृदा कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के 3 आधार कौन कौन से, बलुई मिट्टी, सिल्ट और चीका, और इन तीनों के मिश्रण को दोमट मृदा, और दोमट मृदा के भी 2 प्रकार होते हैं। तो दोमट मिट्टी के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। जो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी है यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ पर, तो ये दोनों प्रकार हैं, तो गंगा सतलज का मैदान, कृष्ण कावेरी महानदी, गोदावरी के डेल्टाई भागों में खादर और बांगर मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें कि राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर बांगर और खादर मिट्टी पाई जाती है, तो राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम। इनमें बांगर और खादर यानी कि दोमट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अब जान लेते हैं इनको, बांगर मिट्टी कौन सी है और खादर मिट्टी कौन सी है। सूक्ष्म सा अंतर रहता है, देख लेते हैं यहाँ पर।
अगर प्रमुख फसलों की बात की जाए कि बांगर और खादर मिट्टी में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, तो धान प्रमुख रूप से होती है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद गन्ना, कपास और जूट। तो दोमट मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, धान है। अब बात करते हैं काली मिट्टी दूसरी। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगोर मृदा और कपासी मृदा। तो कपासी मृदा के लिए किस मिट्टी को जाना जाता है, कपासी मृदा के नाम से तो काली मिट्टी को जाना जाता है, और रेगोर मिट्टी को भी काली मिट्टी के अदर नाम से जाना जाता है। बात करें कि इसका कपासी मिट्टी नाम क्यों पड़ा, तो जो काली मिट्टी रहती है वह कपास की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखोगे, काली कपासी मृदा किसके लिए कहा जाता है, काली मिट्टी के लिए कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ रहती है। यह मिट्टी दक्कन के पठार की बेसाल्ट की चट्टानों के अपरदन से विकसित होती है। तो दक्कन के पठार की बेसाल्ट की चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप कौन सी मिट्टी बनती है, तो काली मिट्टी बनती है, ब्लैक सॉयल। ठीक है। अगर विस्तार की बात की जाए कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यह भारत के कितने क्षेत्रफल पर, तो 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कि कुल मृदा का कितने प्रतिशत है, 16% है। जलोढ़ मृदा 24% पाई जाती है कुल मृदा का, और काली मिट्टी 16% पाई जाती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, गुजरात में काठियावाड़ तट है, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी तट पर काली मृदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर बात की जाए कि काली मृदा में कौन सी फसल प्रमुख रूप से होती है, तो क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप याद रखोगे कि काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कपास की फसल होती है। अगर अन्य फसलों की बात की जाए तो अन्य फसलों में गेहूँ, मूंगफली और सोयाबीन, ये भी काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन पूछा जाएगा प्रश्न तो प्रमुख फसल से पूछा जाएगा, तो प्रमुख फसल कपास है, क्योंकि इसके कारण ही इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, या रेगोर मृदा भी कहते हैं। ये दो अन्य नाम याद रखोगे। काली मिट्टी के बाद में बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, सॉरी लाल या पीली मिट्टी। तो लाल या पीली मिट्टी, इसको लाल या पीली मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण जो इसका रंग रहता है वह कैसा रहता है, लाल रहता है। तो लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किसके कारण रहता है, तो लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल रहता है। लेकिन जैसे ही जो लाल पीली मिट्टी जल से मिलती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है। तो ये आप याद रखोगे कि जो लाल पीली मिट्टी है वह पीली कब दिखाई देने लगती है, तो जल से मिलने के पश्चात यह पीली दिखाई देने लगती है। इस मृदा में कौन कौन से पदार्थों की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एसिड तथा जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। किसमें, लाल पीली मृदा में। ये मृदाएं प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती हैं। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती है। और अगर बात की जाए कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का अधिकतम भाग, कर्नाटक का कुछ भाग और महाराष्ट्र का पूरी भाग। याद रखोगे, महाराष्ट्र के पूरी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा में सर्वाधिक, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु का जो अधिकतम भाग है, कर्नाटक का जो कुछ भाग है और महाराष्ट्र का पूरी भाग। इसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बाद में लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। तो जो लेटेराइट मिट्टी है यह भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो भवन निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। क्यों, क्योंकि जो लेटेराइट है ना, वह शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से ही बना हुआ है। लेटर मतलब क्या होता है, ईंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यह किसके लिए उपयुक्त होती है भवन निर्माण के लिए, किस कारण से इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। तो यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। इन क्षेत्रों में क्या रहता है कि तापमान ऊंचा होने के कारण वर्षा अधिक होती है। परिणामतः इस मिट्टी से चूना और सिलिका हट जाते हैं। जैसे ही चूना और सिलिका हट जाते हैं तो इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रह जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रह जाने के कारण ये मृदा अनुपजाऊ हो जाती है और कई स्थानों पर इनकी ऊपरी परत सूख जाती है। जैसे इनकी संरचना कैसी हो जाती है,
ईंट जैसी हो जाती है, ईंट जैसी कठोर हो जाती है, जो कृषि योग्य नहीं रहती है, लेकिन भवन निर्माण में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। तो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा के कारण इससे चूना और सिलिका की मात्रा घट जाती है, इसमें सिर्फ रह जाते हैं तो लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, जिससे जो इसकी ऊपरी परत रहती है वह ईंट के समान हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण इसको भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। बात करें कि विस्तार, लेटेराइट मृदा का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर लेटेराइट मृदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बात की जाए कि जो लेटेराइट मृदा है वह कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो बागवानी कृषि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा का जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? बागवानी कृषि है। और इसमें प्रमुख फसलें उगाई जाती है वह कौन सी? काजू की फसल उगाई जाती है। तो आप याद रखोगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो काजू की फसल की जाती है वह कौन सी मिट्टी में की जाती है? तो लेटेराइट मृदा में की जाती है। लेटेराइट मृदा के बाद में बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा यह कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखोगे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, और जो इसकी जल धारण क्षमता रहती है वह बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो बालू है वह गर्म होकर के पानी को वाष्पीकृत कर देती है, और यह भी अनउपजाऊ है, मतलब यह फर्टिलाइजर नहीं है। अगर बात की जाए कि मरुस्थलीय मृदा में प्रमुख रूप से फसल कौन सी होती है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, बाजरा होती है और मोटे अनाज। मोटे अनाज और बाजरा मरुस्थलीय मृदा के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मरुस्थलीय मृदा के बाद में बात करते हैं लवणीय मृदा। तो इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है, इस कारण से मृदा अनुपजाऊ होती है। तो जो लवणीय मृदा भी रहती है वह कैसी रहती है? अनुपजाऊ रहती है। और लवणीय होने का कारण प्रमुख रूप से इसका क्या है? तो शुष्क जलवायु और दूसरा अत्यधिक सिंचाई। क्या होता है कि जैसे ही लवणीय मृदा में अत्यधिक सिंचाई होती है तो पानी का वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। अगर पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जो मिट्टी से सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम है इसमें जमा हो जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की परत जमा हो जाती है, और इस मृदा को क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं। अगर बात की जाए कि प्रमुख रूप से यह कहाँ पर पाई जाती है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में लवणीयता ज़्यादा हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की परत जमा हो जाती है, जिसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगर राज्यों की बात की जाए कि कहाँ पर किया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद लास्ट है आपकी वनीय मृदाएं। वनीय मृदाएं क्या होती हैं? जहाँ पर घने वन वाले क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है। जैसे बात की जाए हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में वनीय मृदाएं पाई जाती हैं। बात की जाए कि प्रमुख फसल कौन सी हैं, तो इसकी प्रमुख फसल चाय, कॉफ़ी और मसाले। तो चाय, कॉफ़ी और मसाले कौन सी मिट्टी में होते हैं? वनीय मृदा में होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपकी मिट्टी मृदा से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जानकारी लेकर आए थे। आशा करता हूँ, आई होप कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।